हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और कैसी पढ़ाई चल रही है। अच्छे से पढ़ते रहिए। और अभी सबको पता है कि अभी 14 जून को रिजल्ट आया था। तो किसको कैसा रिजल्ट रहा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कितना किसका स्कोर रहा। और अगर कोई, हाँ सब, और ये भी पता है कि मतलब कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और बहुत ज़्यादा, बहुत ही अगर कट ऑफ गई तो 550 तो मुश्किल है। 550 मुश्किल है। ठीक है। अभी तक मैंने देखा नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था मैं इधर। सो कितना स्कोर, कितना कट ऑफ गई है कितनी नहीं गई है, इस बारे में मैं नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, ये कंफर्म था जैसे कि एग्ज़ाम भी टफ था। तो ये कंफर्म है कि कट ऑफ भी कम ही रहेगी। तो किसका कितना स्कोर रहा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग 26 के लिए जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो जिनको पढ़ना है 26 के लिए, 26 के लिए तैयारी करनी है, या फिर जो लोग फ्रेशर हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो वो लोग तो उम्मीद है कि वो लोग तो बैच ले ही लिए होंगे। और जिन्होंने जिन्होंने अभी नहीं लिया है, जो रिजल्ट के लिए बैठे थे, वो लोग जो यूट्यूब से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, तो फिलहाल वो पढ़ाई शुरू करें। अब देर ना करें, कि अभी देर करोगे बहुत देर हो जाएगी, है कि नहीं। ये भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मई निकल गया पूरा है। अब धीरे धीरे आधा जून भी हो गया है। तो अब कब पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। इसलिए सभी लोग जो भी बैठे थे, तो जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो रिजल्ट भी आ गया है। तो पढ़ाई शुरू करिए सभी लोग। ठीक है। और जिनका स्कोर, कितना स्कोर आया है, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था, तो सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर, कि किसने कितना स्कोर किया है। ठीक है। तो अच्छा, कहाँ पर थे। और लेक्चर इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि काफ़ी समय से लेक्चर नहीं ले पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। इसलिए लेक्चर नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। लगभग 1 मंथ धीरे धीरे हुआ जा रहा है, 1 मंथ नहीं, 20 दिन लगभग हुआ जा रहा है। तो कुछ ऐसी समस्याएं थी जिस वजह से लेक्चर नहीं ले पाए। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि लेक्चर इंटरप्रेट ना हो, कंटिन्यू लेक्चर रहे। और सिलेबस का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सिलेबस भी कंप्लीट करवाएं टाइमली। तो अब लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। जो लेक्चर नहीं ले पाए उसके लिए सॉरी सभी स्टूडेंट को। ठीक है। तो चलें शुरू करें फिर। क्या क्या पढ़ डाले थे अभी तक। क्या था कि लिविंग वर्ड में सबसे पहले क्या पढ़े थे कि उसे करेक्टराइजेशन, क्या करेक्टरिस्टिक क्यों उसे क्या थी, करेक्टराइजेशन उसे क्या थे। और उसके बाद में फिर क्या पढ़े थे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बाद में फिर उसके बाद में जो था, अभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दिए थे शायद, हाँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी। और अब शुरू करेंगे उसके बाद में जो टॉपिक है वो एड्स है, और उसके पहले जो है क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स वगैरह, ये सब चालू करेंगे अभी। ठीक है। तो आज कहाँ से चालू करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो हाउ जोस, हाई श्योर, ओके, रेडी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गई थी। तो अभी हम शुरुआत करेंगे, हेडिंग डालेंगे बायो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी चालू करेंगे और हेडिंग बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब कोई ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर है, टॉपिक है, केवल ये 2-3 लाइनें हैं, क्योंकि लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें कितनी स्पीसीज हैं, कितनी डिफाइन हुई कितनी डिफाइन नहीं हुई, ये सारी चीजों को जानना यहाँ पर जरूरी है। एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ लाइनें, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है, डिफरेंट नंबर क्या है, मतलब जैसे बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है कि मतलब जो डाइवर्सिटी जो अपने चारों तरफ देखते हैं, डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स, डिफरेंट प्रकार के एनिमल, या ये बेसिकली क्या है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो यही है कि डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स
different number and types of different number and types of organism present on अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ पे जो डिफरेंट प्रकार के ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स पौधे इस तरीके से डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वही क्या उससे क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। वही बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि यहाँ पर इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज मिलती हैं। एक कोई जैसे कि आप मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो में बहुत सारी वैरायटीज हैं, राइस की बहुत सारी वैरायटीज हैं। इस यही क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि जो स्पीसीज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी नून है। ऐसा नहीं कि जैसे अभी तक क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि सब सारी चीजों को अभी तक खोज डाला गया, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो रही हैं, धीरे धीरे डिस्कवर हो रही हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो है कि सब कुछ आ गया है, ये सब सामने आ गया है कि हाँ इतने प्लांट हैं, इतने एनिमल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत कम चीजों को अभी जाना गया है अर्थ पे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। आप चाहे जैसे आप फॉरेस्ट को ले लें या ओशन में ले लें, कहीं भी आप कोई भी कुछ किधर भी एरिया में आप देखेंगे तो वहां पर क्या है कि बहुत कुछ चीजों को जो भी नोन है। ऐसा नहीं कि वो हर जगह और सारी चीजों को देख लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना स्पीसीज देखे गए हैं, अप्रोक्सीमेट में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक नोन है और डिस्क्राइब है। ठीक है, तो यही लाइन है। अगले पॉइंट लिख लेते हैं, number of species known and described range 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, कितनी अभी तक नोन है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक नोन है। ठीक है, है बहुत स्पीसीज हैं, लेकिन केवल अभी तक कितनी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक ये ज्ञात हो चुकी हैं अर्थ पे, इनको डिस्क्राइब किया जा चुका है। ठीक है, अब जो इतनी स्पीसीज हैं अर्थ पे, अभी जैसे क्या है कि घर में जैसे बहुत सारे जैसे घर में क्या है किसी के 7-8 बच्चे हो गए, चिंटू मिंटू निंटू इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हो गए, किसी के 8-10 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऐसे 1-2-3 ऐसे रख देते हैं, उनका भी नामकरण होता है बेसिकली, है कि नहीं। जब बहुत सारे जब बच्चे होते हैं किसी के तो उसका नामकरण होता है बेसिकली, और उनको एक प्रॉपर तरीके से नामकरण होता है। आप जैसे देखो, अब अलग अलग धर्म का नहीं पता है, लेकिन अब जैसे हिंदू धर्म में होता है तो क्या होता है कि नामकरण कराया जाता है कि नहीं। तो उसमें पहले नेम कुछ ऐसे नेम निकलते हैं, ऐसे कुछ नेम निकलेंगे, उसके अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। कुछ अक्षर निकलते हैं इस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग नाम का प्रॉपर एक नामकरण होता है। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर भी एक नामकरण होता है, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसको एक अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो कैसे जो है उसको अरेंजमेंट करेंगे भाई, इतने सब स्पीसीज हैं तो उसका अरेंजमेंट भी करना जरूरी है ना। ऐसे कैसे पता चलेगा, उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम कि कौन सी स्पीसीज ये कौन सी है, ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसको अब क्लासिफाई करना जरूरी है, उसके लिए। ठीक है, दैट्स वाई नीड, इसीलिए क्या होता है जब इतनी स्पीसीज हैं तो दैट्स वाई नीड क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसीलिए क्या होता है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि बायोडाइवर्सिटी, अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है तो डिफरेंट नंबर, ठीक है, डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्या है बायोडाइवर्सिटी की ये डिफिनेशन है तरीके से, डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। अब कितनी स्पीसीज ज्ञात है, अभी तक कितनी स्पीसीज नोन है, तो कितनी स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक नोन है जो डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है,
अब जो इतनी स्पीसीज हैं तो उसको अब समझने के लिए उसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट करने के लिए उसको क्लासिफिकेशन उसका करते हैं, ताकि आसानी से कोई भी स्पीसीज देख के उसको हम बता सके कि ये स्पीसीज है और ये इस ग्रुप की स्पीसीज है। इसलिए क्या करते हैं, उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब अगली हेडिंग डालते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन भी करने के लिए कुछ ऐसे उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे क्लासिफिकेशन भी ऐसे नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो पहली हेडिंग जो रहेगी यहाँ पर, अब अगली हेडिंग कौन सी रहेगी, अगली जो हेडिंग रहेगी वो है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये रहेगी टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी बेसिकली ये क्या बताती है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, हम एक प्रोसीजर इसमें देखते हैं। ये जो टेक्सोनॉमी है ये बताती है कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीसीज है, उसको देख के हम कैसे उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे या उसकी हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी के थ्रू। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस dealing with द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद, ठीक है, स्टडी, क्या चीज, स्टडी एंड प्रोसीजर। मतलब भाई क्लासिफिकेशन करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा हमको, प्रोसीजर। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये मतलब टेक्सोनॉमी के थ्रू हम ये पढ़ते हैं, ये हमको ये बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम उसकी स्टडी कर सकते हैं इसके थ्रू हम, और क्लासिफिकेशन करने का क्या प्रोसीजर है, हमें टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हमें ये मिलता है। ठीक है, ये हमको बताती है, ये टेक्सोनॉमी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है उसके किसी ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और क्या है कि ये प्रोसीजर को बताती है, क्लासिफिकेशन करने का क्या प्रोसीजर है उसको बताती है। ठीक है, तो अब क्या है, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, आपने पहले ही पढ़ा होगा। हालांकि आज के समय में इसका आना ये थोड़ा मुश्किल है कि टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, नीट में पूछा जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि 2025 के अकॉर्डिंग हमें ट्रस्ट नहीं रहा एनटीए वालों पे, क्या पूछें क्या नहीं पूछेंगे, इसलिए हम फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको कि जो फादर टेक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर टेक्सोनॉमी कौन है, लिनियस। फादर टेक्सोनॉमी कौन है, लिनियस जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है ये। ठीक है, लिख लो, बाकी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि मतलब ये पूछा जाए टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो फादर टेक्सोनॉमी कौन है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर याद कर लो, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। 2 पॉइंट कौन से हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, लिनियस जो है फादर टेक्सोनॉमी है। अब जो है, अब इसको रफ के दे रहे हैं, और अगला जो पॉइंट है वो टेक्सोनॉमी के टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम आपको लिखवा दे रहे हैं, वो भी चांसेस बहुत कम है लेकिन हम फिर भी हम उसको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, ये टेक्सोनॉमी जो होती है
एनटीएल है, क्या पूछ ले क्या ना पूछ ले, अभी कोई भी फिलहाल देखो क्या है कि जो मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि जो एनसीईआरटी में है उसी को लेंदी कर सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और जो इधर उधर की चीजें हैं वो आ सकती हैं क्योंकि आई भी हैं 2025 में, है 25 में आई भी हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है 26 के लिए, ठीक है। लेकिन जहां पर भी अभी क्या है 1% का प्रोबेबिलिटी होगी तो वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी इसमें इंक्लूड करें हम, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, अब टेक्सोनॉमी जो होती है वो टू टाइप की होती है टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी टू टाइप की होती है, कौन सी? फर्स्ट, पहले कौन टेक्सोनॉमी है? क्लासिकल, क्लासिकल टेक्सोनॉमी। ये क्या क्लासिकल जो टेक्सोनॉमी है ये पहले जो पढ़ी जाती थी टेक्सोनॉमी, पहले क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ओल्ड ओल्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, देखा कि अभी मतलब इसके थ्रू क्या था कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसे छूट जा रही थी और या फिर स्पीसीज इधर की उधर हो जा रही थी, जैसे कि डीएनए मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ स्पीसीज पता लगा जो मैमल्स में, जो मैमेलियन हैं उनको किसी और चीज में रख दिए, इस तरीके से वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन उसका नहीं हो पा रहा था। तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि और चीजों को, कुछ और करेक्टर को ऑब्जर्व किया, जैसे कि उन्होंने उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर भी ले लिया, डीएनए वगैरह चेक कर लिया। पहले क्या था कि इसे देखा ये अच्छा ये जो है ये प्लांट, ये भी इसमें चार पत्ती हैं, उसमें चार पत्ती हैं, इस तरीके से देख के, बाहर से देख के हाँ ऐसा दिखने में पीला है, अच्छा वो भी पीला दिख रहा है, अच्छा उसमें चार पत्ती हैं, उसमें चार पत्ती हैं, अच्छा उसमें ये ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से देख के उन्होंने क्या किया उसमें रख दिया, जो कि भाई देखने में वो गलत है, सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे किसी देख के किसी चीज उसमें हम रख दे तो गलत है वो, है कि नहीं, गलत है। तो क्या करेंगे उसके लिए, फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा ये भाई ये जो है ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नए कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व किया, जैसे कि इन्होंने क्या किया, अभी क्लासिकल टेक्सोनॉमी, एक दूसरी होती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या होती है? मॉडर्न, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या था, अभी जैसे हमने बताया कि एक्सटर्नल फीचर को देख के उसे क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, एक्सटर्नल फीचर। और यहाँ पर क्या था, एक्सटर्नल फीचर बेसिकली क्या था, क्या इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल से बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फीचर को देखा ही गया था, एक्सटर्नल फीचर, ठीक है, और इंटरनल फीचर को भी देखा गया, उसके साथ में सेल स्ट्रक्चर को भी देखा गया, कैसा सेल का क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सेल के अंदर क्या कौन कौन से क्या है, डीएनए क्या है उसका, और उसमें वैक्यूल है कि नहीं है क्या, और उसका मतलब आरएनए कौन सा है, सारी चीजों को, राइबोसोम किस तरीके पाया जा रहा है, सारी चीजों को देखा गया, ठीक है। बहुत सी चीजों को उसमें सेल स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर ये है कि उसका मतलब कौन से हैबिटाट में ग्रो कर रहा है, कौन से हैबिटाट में ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू मिलती है, ठीक है, ये इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर को देखा गया, ठीक है। और उसके इंटरनल फीचर, उसके कौन कौन से इंटरनल फीचर भी देखे गए उसके, कोई भी जो स्पीसीज है, ठीक है। और एक्सटर्नल फीचर तो देखा ही गया था जो यहाँ पर पहले ही देखा था, ये क्या इंटरनल फीचर। और यहाँ देखो जैसे कि जब यहाँ पर क्या पढ़े थे हम, एक्सटर्नल फीचर कि बाहर से देख के वो कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर उसे बोल सकते हैं। अब जब एक्सटर्नल फीचर को मॉर्फोलॉजिकल फीचर बोल सकते हैं तो इंटरनल फीचर को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल फीचर को क्या बोलेंगे, तो इंटरनल फीचर जो है ये इंटरनल फीचर, इसको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल फीचर। क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल फीचर। ये जो है ये
ये एनाटॉमिकल फीचर है, ठीक है, ये मार्फोलॉजिकल फीचर है, तो ये एनाटॉमिकल फीचर हो गए, ठीक है। अंदर से कैसा है वो, जो भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म है वो अंदर से कैसा है, ठीक है। जैसे कोई अगर प्लांट है तो उसका एंडोसियम गायनोसियम भी देखेंगे उसके, ठीक है। तो ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, सेल की स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेल की स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी मतलब सेल की स्टडी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसका हैबिटाट, किस हैबिटाट में ग्रो कर रहा है प्लांट, किस हैबिटाट में ग्रो नहीं कर रहा है प्लांट, वो उसका हैबिटाट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू मिलती हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेक्सोनॉमी टू टाइप की होती है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी ये ओल्ड टेक्सोनॉमी थी, जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले जो ऑब्जर्व किया था उसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं, इनसे इसमें एक्सटर्नल फीचर इंक्लूड है, ठीक है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यार ये मतलब जो है सही से क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी बनाई, उसमें इतनी चीजों को ऑब्जर्व किया, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजों को उसमें इंक्लूड कर दिया। तो एक्सटर्नल फीचर में क्या था, मार्फोलॉजिकल फीचर, बाहर से दिखने में कैसा है, जैसे आप बाहर से कैसे दिखते हैं, है कि नहीं, आप कैसे दिखते हैं बाहर से हैं। हर इंसान एक अंदर से नहीं होता है, कुछ अंदर से तो दिखने में तो बहुत अच्छे होंगे, हैं ये दिखने में एकदम ये हीरो कटिंग, लेकिन अंदर से बोल दे ऐसे बोलते हैं एकदम पतली, ऐसे बहुत सारे आपने मीम्स वगैरह भी देखा होगा ना, ऐसे आ रहे हैं ऐसे चलते हैं, और फिर उसके बाद में जब बोलते हैं तो वो एकदम लड़की सी आवाज होती है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखो पड़े होते हैं ना, तो वो जो है उसके इंटरनल फीचर क्या है, तो ये चीज है, ठीक है, उसके इंटरनल फीचर क्या है। और इसी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्टडी जो होती है, ठीक है, सेल की स्टडी, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहलाता वो इसके थ्रू हुई, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज्यादा इसकी अपेक्षा ये ज्यादा सही थी, ठीक है, इससे सटीक क्लासिफिकेशन हो जा रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई, उसका हैबिटाट क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, इंटरनल फीचर कैसे हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर कैसे हैं, बहुत सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, तो इससे क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, अभी रफ कर रहे हैं इसके आगे। अरे भाई क्या होता है कि आजकल देखो कितने केस बन रहे हैं, तो किसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं, और आजकल जो गर्ल्स केस देख रहे हो कितना हो रहा है, पता लग रहा है गए भैया शादी वादी किए हैं और जाके वाटर में पैक हो गए, डेंजरस है। एक सजेशन मेरी ये है कि सभी लोग हिमालय पर चले जाओ, शादी वादी ना करो, बस सिंपल सी चीज है, कोई खतरा नहीं। वो एक कहावत है ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जब शादी नहीं करोगे तो दिक्कत ही नहीं है कोई ऐसी कि मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है ये चीज है। तो सबसे अच्छा है ये, शादी ना करो, बस कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, आराम से जिंदगी मत जियोगे, और क्या ही जाता है शादी के बाद, क्या ही रह जाता है भाई, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, टेक्सोनॉमी हो गई, अब आते हैं कि कोई अब टेक्सोनॉमी में ये बता दिया गया कि मतलब ये क्या बताती है क्लासिफिकेशन कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन अब उसके कुछ एलिमेंट भी तो होंगे ना, उसके थ्रू क्लासिफिकेशन करेंगे, कोई स्पीशीज ऐसे देख के कुछ एलिमेंट होंगे तभी तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे, जैसे उसके करेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में कि ये जैसे मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है। अब दूसरा मार्कर जब हम लाएंगे, ठीक है, जैसे दूसरा मार्कर हम लाएं तो किसी दूसरी कंपनी का मार्कर हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब वो मार्कर को देखेंगे कि हाँ ये इस पर, इसमें क्या है, इसमें पॉइंट है ये, और ये ब्लैक है व्हाइट है, इसमें भी क्या है, इसमें पॉइंट है, ब्लैक है व्हाइट है, ठीक है, इसमें ब्लैक है व्हाइट इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब ये क्या पहले से नोन है ये कि हाँ ये एक मार्कर है, अब ये कुछ अननोन चीज है, उसमें देखिए कि ये पॉइंट है और ये ब्लैक है व्हाइट है, ठीक है, और क्या है इसी तरीके से सेम उसी तरीके से लिखता है जैसे मार्कर लिख रहा है, तब इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ ये, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता था तो हम इसको इसके साथ में रख देंगे, मार्कर के साथ में, ये कैप नहीं, मतलब दूसरा मार्कर अगर हो, हाँ दूसरा मार्कर हो, एग्जाम्पल जैसे कि सपोज मान के चलो
ये जैसे कि हमारे पास में ये पेन है और एक ये पेन है। हमने क्या कहा, और ये एक मार्कर है, जैसे मार्कर है, सपोज ये मान के चलो मार्कर है, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास में है। अब हमने क्या किया कि जैसे पहले हमको एक अननोन स्पीसीज है, ये हमें पता है पहले से कि ये पेन है, वो भी रेड पेन है ये, ठीक है। ये हमें पता है पहले से, ये पेन है, ये रेड पेन है। और ये जो है ये मार्कर है, ये पेन है, ये रेड पेन है। हाँ, हमें पहले से पता है। ये हमको एक अननोन स्पीसीज मिल गई हमको। तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे देखा है, जैसे कि ये, अच्छा ये पतला है, ये थोड़ा मोटा है, ठीक है, ये पतला है मोटा है, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐसे देखा कि हाँ ये जो है इसका पॉइंट भी पतला है, इसका पॉइंट मोटा है, ये रेड चलता है, ये कैसा ब्लैक चलता है, ये अननोन स्पीसीज है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम इसको, या ये मतलब ये इसके ग्रुप का नहीं है, ये मतलब ये जो है ये पेन है, तो ये पेन नहीं है, ये पेन जैसा है लेकिन ये कुछ अलग है ये। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हमने हटा दिया। हाँ, इसको फिर अभी मतलब इसको दूसरे के साथ मैच करेंगे। अब ये एक नॉन स्पीसीज है, अब ये दूसरी मिल गई, ये नॉन स्पीसीज मिल गई हमको, मान के चलो ये एक स्पीसीज है। अब हमने क्या किया कि ये हमने देखा कि ये साइज सेम है, एक जैसा दिख रहा है। जैसे कि अभी तो प्लांट होता है तो वहां पर लीव्स वगैरह देखते हैं, उसके लिए वो पेटल्स वगैरह देखते हैं। अभी जैसे सपोज ये है, तो अच्छा ये सेज शेप एंड साइज दोनों सेम है, इसका पॉइंट वगैरह सब सेम दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं, केवल लिखने में ये रेड चल रहा है, ये ब्लू चल रहा है, बाकी सब इसमें भी इंक भरी। इंटरनल फीचर क्या है, इंटरनल फीचर सपोज इसके अंदर इंक भरी है, इसमें भी इंक भरी है, ठीक है। तो मतलब ये सेम है। तो क्या करेंगे, ये पेन है, इसको पेन बोलेंगे, लेकिन क्या है ये दिखने में अलग है, ये दिखने में मतलब स्पीसीज ये अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म मतलब सेम है, इसका जीनस सेम हो सकता है, तो इसको क्या सेम ग्रुप में रख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये जीनस सेम हो सकता है इनका, स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है, जीनस सेम हो सकता है, इनका ग्रुप सेम हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रुप असाइन करते हैं इनको हम। तो यही यहाँ पर मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे देखते हैं हम, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो वही क्या है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसको हम ग्रुप में रख सकते हैं, उसको हम। अरे यार, हमारे समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट, अब हेडिंग दिल्ली डालो, क्या चीज, बेसिक, बेसिक एलिमेंट बेसिक एलिमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, बेसिक एलिमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। बेसिक एलिमेंट टेक्सोनॉमी, तो पहला क्या है, और एक चीज और है कि ये जो अभी हम लिखवाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या है कि वो एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। और क्या पूछते हैं उसमें, सीरीज पूछते हैं, ठीक है। वो सीरीज पूछते हैं कि ऐसे इसको अरेंजमेंट पहले मतलब क्या क्या किस सीरीज में इसको अरेंज करो, ठीक है। पहले क्या आता है, करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन, it is determination, it is determination of, it is determination of similarities, मतलब सिमिलरिटी, जैसे अभी पेन को बता रहे थे, मतलब उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, डिसिमिलरिटीज क्या क्या हैं, जैसे मार्कर को अलग कर दिए थे, इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इट इज उसके करेक्टर उसको बेसिकली देखते हैं, ठीक है। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ organism, it is determination of similarities of organism with already known species, ठीक है। ये शॉर्टकट में स्पीसीज लिखा है, ठीक, समझ आना।
जो पहले से पता चला, रेड पेन हमें पहले से पता था कि ये क्या है, ये स्पीसीज ये है, ठीक है, तो उसको वैसे मैच किए थे। सेम वही वही लाइन है यहाँ पर ये कि इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ऑलरेडी नोन स्पीसीज, ठीक है। अब अगली इसी में इसका दूसरा पॉइंट है बेसिक एलिमेंट, ये हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये हेडिंग है कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन, पहले ये फिर ये, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लिए, पहले उससे करेक्टर्स को मैच करा लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिए, ये स्पीसीज ये। अब क्या उसको क्लासिफिकेशन भी करना है ना। अब क्लासिफिकेशन अगली हेडिंग क्या आती है, क्लासिफिकेशन, इसी में क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब क्या करें, उसे आइडेंटिफाई कर लिए कि ये स्पीसीज ये है, इससे मैच हो रही है एकदम, तो उसको क्या करेंगे, हम एक ग्रुप दे देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, असाइन अ ग्रुप, उसको हमें ग्रुप दे देंगे, ठीक। उसको क्या किया हमने, ग्रुप दे दिया, ग्रुप सही से लिख दें। उसको क्या करेंगे हम, एक उसको हमने ग्रुप दे दिया, ठीक है, ग्रुप दे दिया, उसको हमने एक ग्रुप में रख दिया। अब क्या है, उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर gives 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 a name of species। अब हमने क्या किया, उसको एक नेम दे दिया, और नेम कौन सा है, बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम होता है ये, वो असाइन कर देते हैं स्पीसीज को। तो ये एक एलिमेंट है ये टेक्सोनॉमी के थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, किसी भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म को उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको हम ग्रुप में रखते हैं, फिर उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये एक तरीका रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इसको एज इट इज ऐसे ही इसको याद करना है, ठीक है, एज इट इज इसको ऐसे ही याद करना है। अब आता है अगली हेडिंग आती है सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अगली हेडिंग क्या आती है, सिस्टमैटिक्स। ये इसके कुछ एलिमेंट हैं, तो इसको लिख लेना और इसको एक दो बार ऐसे ही सीरीज में याद कर लेना। क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इसी तरीके से इसको याद करना है बेसिकली, ठीक है, इसी तरीके से उसको याद करना है। तो क्या होता है, अब अगली हेडिंग है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले टेक्सोनॉमी पढ़ लिए, ठीक है, पहले टेक्सोनॉमी पढ़ लिए, अब क्या सिस्टमैटिक्स आता है। तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय सिस्टमैटिक्स, जो जो सिस्टमैटिक्स टर्म है वो सबसे पहले जिन्होंने यूज किया था वो कौन से थे, कैरोलस लीनियस थे। वो कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या था, सबसे पहले टर्म दिया था सिस्टमैटिक्स। द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस, द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एग्जाम में आए कि द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे एक पॉइंट नहीं, 1% भी नहीं छोड़ेंगे कि जो एग्जाम से बाहर जाए। अगर ये पूछा जाएगा है, तो आप लोग करके आएंगे, ठीक है। द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस। उसके बाद में अच्छा, सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से लिया गया है। सिस्टमैटिक्स जो है ये डेराइव्ड लैटिन वर्ड होता है सिस्टेमा, जो सिस्टेमा वर्ड होता है ये उससे लिया गया है। और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उसको एक ढंग से प्रॉपर तरीके से उसका अरेंजमेंट करना, ठीक है, उसे प्रॉपर तरीके से उसका अरेंजमेंट करना, ठीक है, सिस्टमैटिक्स। तो द सिस्टमैटिक्स, the term systematics derived from Latin word, कौन सा वर्ड,
सिस्टेमा, सिस्टेमा ये कहां से लिया गया? सिस्टेमा से लिया गया। और सिस्टेमा ये एक लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा, ठीक है, सिस्टेमा से लिया गया है, सिस्टमैटिक्स। और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सिस्टेमा का मतलब होता है, सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब किसी चीज को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से उसका अरेंजमेंट करते हैं, उसका अरेंजमेंट कर देते हैं, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट कर देते हैं उसका, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें से पॉइंट पढ़ना है क्योंकि ये पहला पहला उसका टॉपिक है, पहला लेक्चर है, ओ सॉरी पहला लेक्चर नहीं है, ठीक है, पहला चैप्टर है 11th का, ठीक है सर। तो हर चीज समझ लो, पूरी समरी दी है, पूरी बायो की बात, पूरी बायो की एक समरी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिस्टेमा मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? यहाँ पे बेसिकली पहला चैप्टर है तो उसमें हर चैप्टर जितने भी पूरी बायो के जो भी है उसका एक थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझाया गया है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर भी सिस्टमैटिक के बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया है। यहाँ पर बेसिकली सिस्टमैटिक्स के लिए तो बुकें वगैरह चलती हैं, बुक्स चलती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा दिया गया है कि इसको कैरोलस जो टर्म है फर्स्ट किसने यूज किया था? कैरोलस लीनियस ने यूज किया था। उसके बाद सिस्टमैटिक्स ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है। और सिस्टमैटिक्स, systematics systematics deals systematics deals with systematics deals with diversity, systematics deals with diversity and systematics deals with diversity sorry systematics deals with diversity of all organisms, of all organism. Systematics deals with diversity of all organism and existing relationship amongst them, ठीक है। सिस्टमैटिक्स ये बताती क्या? सिस्टमैटिक्स ये क्या है? बेसिकली इसकी डेफिनेशन है ये क्या बताती है? ये तो ये बताती है, एक सेकेंड, ये बेसिकली बताती है कि मतलब कितनी डाइवर्सिटी है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी कितनी डाइवर्सिटी है, उसकी डाइवर्सिटी को बताती है। और उनके बीच में रिलेशन क्या है जो ऑर्गेनिज्म है, एक तो डाइवर्सिटी के बारे में बताती है और उनके बीच में रिलेशन क्या है। सिस्टमैटिक्स ये बताती है कि उनके बीच में क्या रिलेशन रहा है, क्या रिलेशन उनके बीच में है, ठीक है, ये चीज बताती है सिस्टमैटिक्स, ठीक। इसमें क्या आता है? तो ये पहले क्या होता है कि ये टैक्सोनॉमी के थ्रू पढ़ते थे इसको। अभी क्या है? अभी इसमें एक दो ब्रांच और इंक्लूड करी गई हैं। अब कौन सी इंक्लूड करी गई है इसमें ब्रांच? जैसे कि पहले था टैक्सोनॉमी, इसमें एक ब्रांच थी टैक्सोनॉमी, अभी इसमें एक ब्रांच और इंक्लूड कर दी गई है जिसे क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी, ठीक है। पहले था टैक्सोनॉमी, अभी फाइलोजेनी है, अभी फाइलोजेनी है। तो अभी नाउडेज मतलब अभी के टाइम पर नाउडेज सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है? नाउडेज सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फाइलोजेनी, ठीक है। इसमें एक ब्रांच और इंक्लूड कर दी, इसे फाइलोजेनी बोलते हैं। पहले टैक्सोनॉमी थी, अभी क्या है? इसमें फाइलोजेनी भी इंक्लूड करती है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है?
उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब उनके पूर्वज कौन, जैसे कोई भी स्पीसीज है उसके कौन से उसके पूर्वज कौन थे, उनके पूर्वज के बारे में भी जानकारी मिलती है फाइलोजेनी के थ्रू। ठीक है, पहले उनका क्लासिफिकेशन देखिए। अभी बहुत सारे टेक्सोनॉमी प्रॉपर, अभी टेक्सोनॉमी तो प्रॉपर ही पूरी पढ़ डाले हैं, लेकिन जो नई ब्रांच में इंक्लूड करी गई कौन सी, फाइलोजेनी थी। फाइलोजेनी के थ्रू क्या देखते थे हम, फाइलोजेनी हमको क्या बताती है, फाइलोजेनी ये बताती है एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है, किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है ये बेसिकली ये। ठीक, फाइलोजेनी के थ्रू क्या पढ़ते हैं हम, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम एक नई हेडिंग, कौन से शुरू करते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यहाँ से अब शुरू करेंगे हम नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको रफ कर रहे हैं। अब नई हेडिंग यहाँ से शुरू करेंगे हम नॉमेनक्लेचर, जैसे आपका नेम पड़ा है। ठीक है, जैसे आपका नेम पड़ा है टिंकू, टिंकू, पिंकू। आजकल फेसबुक के नेम देखते हो, व्हाट्सएप के, वो सॉरी उसके इंस्टाग्राम के नेम देखते हो कैसे होते हैं, ऐसे भौकाई नेम होते हैं। अगर आप किसी को देख लो ओरिजिनल में, देखो किसी को ना ऐसे लड़का होगा, लेकिन कैसे लड़का, डॉन टी के, बड़े सिंगल पसली का हो, लेकिन जब आप उसको देखोगे वाकई में, अगर उसको मिल जाओगे तो कैसे होगा, डॉन डी के। और उसको एडिट करके अपनी जो प्रोफाइल लगाई होगी ना, ऐसे जो डीपी लगाता है, ऐसे भौकाली कहीं से खड़ा हुआ, चश्मा पहने, ऐसे चश्मा लगाए हुए। आज का ऐसा जमाना है भाई, ट्रस्ट मत करना किसी पे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर, आजकल का नॉमेनक्लेचर बहुत खतरनाक रहता है। नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अभी जैसे शुरुआत में ही बताए थे कि नॉमेनक्लेचर करते हैं, जब जन्म होता है बच्चे का, तो उसका नाम प्रॉपर नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। से जो अपने अपने धर्म में अपने हिसाब से उसका नामकरण करते हैं, तो बुलाया जाता है जो भी है उसको, पंडित ब्राह्मण जो भी होते हैं उनको उनको बुलाया जाता है। बेसिकली वो क्या करते हैं, देखते हैं, अपना पत्रा वत्रा खोलते हैं, और उसको जो है तरीके से ये वो नक्षत्र सब देख दाख के फिर कहते हैं हाँ ये इसके ये अक्षर हैं, और ये पिंकू सिंह, और ये इस तरीके से सब नेम निकालते हैं उनके। ठीक है, हाँ ये इस तरीके से नेम निकाल, प्रॉपर एक तरीका, जैसे वो लोग प्रॉपर तरीका फॉलो करते हैं, उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर जो होता है ये भी। अब ये ऐसा नहीं कि ये प्लांट हैं या ये अदर मतलब एनिमल के अलावा जो भी हैं वो उनको ऐसे ही, उनके लिए प्रॉपर नॉमेनक्लेचर करने का इनका भी तरीका एक होता है भाई। ठीक है, इनको अलग मत समझिएगा। तो ईच बायोलॉजिकल नेम हैज टू component, each biological name has two component, each biological name has two component। first, कौन सा, first generic name and second कौन सा, specific एपिथेट। ठीक है, पहला कौन सा है, जेनरिक नेम, और दूसरा कौन सा, सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट नेम होता है उससे बोलते हैं जेनरिक नेम, और सेकंड जो उसके पीछे लगाता है उससे बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनाता है जो बायोलॉजिकल नेम या फिर जो साइंटिफिक नेम। बायोलॉजिकल नेम क्या है यहाँ पर, ये बायोलॉजिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम है, तो उसको जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, दिस, ऐसे इसको लगे तो दिस सिस्टम
is called this system is called binomial nomenclature। ठीक है, जैसे कि टिंकू, पहला क्या है ये टिंकू, दूसरा क्या है सिंह। ठीक है, सेम तरीके से सिंह एक स्पीसीज है, ठीक है, सॉरी ठीक है, उसके लिए किसी प्रॉपर किसी वर्ड को ऐसा कुछ कहने की मतलब इरादा नहीं है, लेकिन इससे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसी तरीके से होता है। अभी आते हैं, अब ये इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ना, इससे आगे एग्जांपल इसका देते हैं हम, एग्जांपल देते हैं, अभी समझाते हैं कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक जो सेकंड वाला है ये स्पेसिफिक एपिथेट कौन कौन होता है। ठीक है, इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं कि बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, नोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसे बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसे बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, एक ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि बुक में भी दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका दिया हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका। कौन सा दिया हुआ बुक में, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये दे रखा है बुक में। अब इसमें जेनरिक नेम कौन है और स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज भी कह सकते हो। जेनरिक नेम को जीनस और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसे स्पीसीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला ये वर्ड होता है ये वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जेनरिक नेम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, जेनरिक नेम से बोलते हैं, जेनरिक नेम। ठीक, जेनरिक नेम या फिर इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, जीनस। ठीक है, और सेकेंड वर्ड होता है एक, इसमें और पीछे लिख लो लिन। लिन जो लगाया जाता है बेसिकली किसके लिए लगाया जाता है, नेम ऑफ साइंटिस्ट लिनियस के लिए। ठीक है, इंडिका, इंडिका जो है इसमें देखो, मैंजीफेरा जो है इस ये क्या है, जेनरिक नेम या फिर जेनरिक नेम या फिर ये जीनस। ठीक है, जेनरिक नेम या फिर जीनस है ये। ठीक है, और ये आपका ये हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट, ये स्पेसिफिक एपिथेट या फिर इसे हम बोल सकते हैं स्पीसीज। और ये क्या है, नेम ऑफ सॉरी ये जो लिन लगाते हैं ये साइंटिस्ट के लिए लगाते हैं, लिनस के लिए। और जो ये इंडिका जो लिखा होता है ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर इसे हम स्पीसीज भी कह सकते हैं। ये जीनस है, ये आपका स्पीसीज हो गया। ये इसका एग्जांपल था, ठीक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। अब क्या आते हैं, जब किसी का नाम करते हैं तो अभी जैसे आपको बताया था कुछ उसके नियम कानून होते हैं, तो इसी तरीके से प्लांट में भी करने के लिए क्या होता है कि इसमें भी कुछ इसके रूल्स होते हैं बेसिकली। ऐसे नहीं कि नोमेनक्लेचर करते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, इससे भी कुछ रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए। प्लांट है, जैसे कि अपने में बहुत से चीजों को देख के उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इसी तरीके से इसका भी नोमेनक्लेचर करेंगे। अभी कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। अब इसके क्या रूल्स हैं, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, तो पहला रूल्स जो है वो क्या है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो पहला जो रूल्स है, तो ये जो नेम जो लिखते हैं, जितने भी नेम लिखते हैं, जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी प्लांट का, ठीक है,
जितने भी जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जो भी नाम नेम लिखते हैं, वो जनरली काहे में होते हैं, लेटिन में होते हैं, लेटिन वर्ड में लिखते हैं। अच्छा, लेटिन वर्ड में क्यों लिखते हैं इनको हम, लेटिन में, लेटिन लैंग्वेज है, इसको हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि लेटिन लैंग्वेज जो होती है वो एक मैच्योर लैंग्वेज है वो, ठीक है। जो लेटिन लैंग्वेज है वो मैच्योर लैंग्वेज है, वो डेड लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको, डेड लैंग्वेज है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको चेंजेस नहीं होना है, ठीक है। लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, जैसे जो भी है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। नेम में, इसलिए नेम में कोई चेंज नहीं आ सकता है हमेशा। ऐसे पता लगता है जैसे अभी यहाँ कोई भी जो चीज है, मैंगो, मैंगो का पता लगता है इधर, आम कहते हैं। अगर कहीं अगर इंग्लैंड या फिर यूएसए में चले जाओगे आप, तो वहां पर मैंगो बोलेंगे इससे, यहाँ पर आम बोलते हैं इंडिया में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैंगो बोलते हैं, हिंदी में इसको आम बोलते हैं इंडिया में। मतलब वो तो एक अलग चीज है कि मैंगो भी यहाँ बोला जाता है, लेकिन अगर हिंदी की बात करते हैं बेसिकली ऐसे कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं, हिंदी में इसको आम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। तो इसलिए अब कहीं बाहर जाओगे इसको मैंगो बोलेंगे, इधर हिंदी में अगर बात करोगे तो इधर आम बोलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम होता है, इसलिए क्या साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको बेसिकली सोचे कुछ ऐसा एक नेम इसको असाइन करते हैं ताकि हर जगह वो एक ही नेम से जाना जाए, ठीक है। लोकल नेम भी जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं कि लोकल नेम जरूरी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी आप बोलेंगे कहीं जाओगे भैया, दुकान पे कहीं जाओगे, अरे भैया हमें 10 किलो मैंजीफेरा इंडिका दे दो, वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। वो जब उससे कहोगे भैया हमको जो है 10 किलो आम दे दो, वो तभी समझेगा। तो वो ही लोकल नेम भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम वो साइंटिफिक लोगों ने दे दिया तो वो उसी तरीके से वही बोल जाएगा, कोई नहीं देगा। आप कहोगे भैया मैंजीफेरा इंडिका दे दो, क्या क्या भैया क्या चाहिए आपको, मारेगा भगा देगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना, मैंजीफेरा इंडिका दे दो, तो भगा देगा। तो है क्या, अब साइंटिस्ट लोग सोचा कि यार ऐसा कोई एक नेम साइन करते हैं जो चाहे आप जहां भी चले जाएं वर्ल्ड में वो समझे, हर इंसान नहीं लेकिन समझने समझ जाएगा जो जो जानता है। इसलिए आम को मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका, आप कहीं अगर फॉरेन में जाओगे तो वहां पर भी साइंटिफिक नेम इसका मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा, इंडिया में साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा इसका, या किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैंजीफेरा इंडिका ही साइंटिफिक नेम रहेगा। यूएसए, यूके, रूस, कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा, ठीक है। तो इससे कुछ रूल्स, अब इससे कुछ रूल्स भी बनाने थे, ठीक। तो लेटिन में क्यों लिखा जाता है, लेटिन लैंग्वेज इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये डेड डेड या फिर मैच्योर लैंग्वेज है, इसलिए इसको क्या, इसलिए लेटिन में लिखा जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम या तो साइंटिफिक नेम भी लिख देते हैं, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम आर generally written in sorry generally in Latin, generally in Latin और generally in Latin and लैंग्वेज कौन सी रहती है लिखने की, वो इटैलिक्स रहती है, रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम जो होता है इसे साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक एक ही बात है, ठीक है। और जनरली किसमें, ये लेटिन में होता है, इन लेटिन। उसको लिखते किसमें, इटैलिक्स में लिखते हैं, इटैलिक्स। जैसे कि आप देखोगे जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है वहां पर एक इटैलिक्स लैंग्वेज होती है, सब कई बहुत सारी लैंग्वेज होते हैं, बोल्ड लैंग्वेज होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसे एक सेलेक्ट करते हैं, वहीं पर इटैलिक्स वैसे होती है, ठीक है। इटैलिक्स क्या होती है, जनरली शो करती है लेटिन लैंग्वेज को, जब इसको लिखते हैं इटैलिक्स में, कोई भी नेम को इटैलिक्स में लिखेंगे, जब कोई भी जो बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम है जो उसको हम इटैलिक्स में जब लिखते हैं तो वो लेटिन लैंग्वेज को शो करेगा, ठीक है, ताकि वो जनरली क्या लेटिन लैंग्वेज को शो करे वो, ठीक है। सेकेंड आता है सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आप क्या है जो अभी हालांकि पहले लिखवा भी चुके हैं, सेकेंड पॉइंट लिखवा भी चुके हैं कि जो फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है इसका, फर्स्ट वर्ड साइंटिफिक नेम जो फर्स्ट वर्ड है
फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट, और सेकंड को किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पहले भी अभी लाइन लिख चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है both the word in biological name when हैंड रिटन। अगर हम इसको क्या करते हैं, हाथ से जब लिखते हैं, हैंड रिटन, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हाथ से लिखते हैं तो क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं उसको अलग अलग। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखे थे तो उसको हम अलग अलग से उसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन करेंगे, ताकि वो लेटिन ओरिजिन को उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसको जब सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, उसको क्या करेंगे हम, सेपरेटली अलग अलग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आर सेपरेटली अंडरलाइन, और अगर यही प्रिंट करेंगे, अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, पहले आप यहीं तक नोट कर लो, फिर उसके आगे की हम पॉइंट बताते हैं। ठीक है, इसको ये नोट कर लेना। ठीक, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं, इसी के आगे की लाइन है, बस 10 मिनट का और बचा है, 5 से 10 मिनट का लेक्चर और है बस, फिर इसके आगे अगली बार जो लेक्चर होगा उसमें पूरा कंप्लीट करा देंगे। एड्स तो बचे हैं, बचा ही क्या है, इसमें कुछ नहीं बचा है, एड्स बचे हैं, और उसका जो वो है क्लासिफिकेशन वगैरह, बस वही बचा है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो 4 लेक्चर लगेंगे, एक 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा ये जाएगा, एक और इसके आगे होगा, बस हो जाएगा। तो सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, उसको अगर प्रिंट करेंगे तो क्या में प्रिंट करेंगे, इटैलिक्स में, टू इंडिकेट लेटिन ओरिजिन, ताकि वो लेटिन ओरिजिन लगे उसकी। ठीक है, यार गर्मी बहुत हो रखी है, लेटिन ओरिजिन लगे। ठीक, फोर्थ पॉइंट एक बचा है, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट वर्ड denotes genus, फर्स्ट वर्ड denotes जो फर्स्ट वर्ड अभी बताया भी थे कि जो पहला होता है वर्ड क्या डिनोट करता है, किसको शो करता है, जीनस को। द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स जीनस, द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, जो बायोलॉजिकल नेम में जो पहला अक्षर होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, बताया भी था पहले हम। जो उसको जो हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, मैंजी फेरा। ठीक, तो ये एम बड़ा है। ठीक है, उसके बाद में इंडिका, लेकिन जो स्पीसीज है उसमें देखो आई छोटा है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एम क्या है, बड़ा है, आई छोटा है। ठीक, द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड उसके आगे एंड स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल
लेटर, और जो स्पीसीज होती है वो स्मॉल लेटर से हम शुरू करते हैं, स्पीसीज को हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, ये रूल्स थे नॉमेनक्लेचर के। यहाँ से एक चीज बताएं, जो भी रूल्स अभी लिखवा दें आपको, वो रूल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आते हैं रूल्स। ये रूल्स को जरूर याद कर लेना है इनको। इसमें आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये लाइन आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट था कि मतलब जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनकी जनरली जो होती है लैटिन ओरिजिन होती है, ठीक है। और इसका दूसरा जो पॉइंट था, जो फर्स्ट वर्ड क्या उसका डिनोट करता है जीनस को, सेकंड डिनोट करता है स्पीशीज को डिनोट करता है, और थर्ड जो पॉइंट था वो क्या था कि इसको अगर हम हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक। अगर प्रिंट करते हैं तो उसको क्या है, इटलिक्स में प्रिंट करते हैं। जब फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं हम, फोर्थ पॉइंट जो होता है आपका जो जीनस होता है उसको जो उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो बोल्ड लेटर होता है, मतलब कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। जो जीनस का जो पहला वर्ड है, जो सॉरी जो जो मैंगो का जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा जो एम आता है वो कैपिटल में लिखें। जो जीनस की शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, और स्पीशीज की जो शुरुआत होती है वो स्मॉल लेटर से होती है, ठीक है। इंडिका स्मॉल लेटर से होती है, ठीक। तो 4 पॉइंट हो गए, चारों के चारों पॉइंट इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में हम आते हैं, अब कुछ नहीं बचा इसमें, बस यहाँ तक क्या था इम्पोर्टेंट था थोड़ा ये। अब क्या है, 2 चीजें और इसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, आपको पता होगा कि जैसे कि अगर प्लांट है तो उसका अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो किसके थ्रू उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एनिमल है तो ICZN के रूल्स के थ्रू उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसी तरीके से अगर प्लांट है तो ICBN के थ्रू उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर जैसे प्लांट है तो ये ICBN इसके थ्रू इसके रूल्स के थ्रू हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ICBN के थ्रू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू हम प्लांट का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर जैसे कोई एनिमल है तो उसका अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो ICZN होता है। ऐसे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी 2 ही क्या है, ये बुक में लिखे हैं, NCERT में लिखे हैं, तो इसलिए आपको जानना जरूरी भी है और इसको याद करना भी जरूरी है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN, ठीक, ICBN इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ICZN का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ICZN ये 2 इंपॉर्टेंट है, बस यही याद कर लो। लिखवाते तो अलग अलग लोग बहुत सारे लिखवा देते हैं लेकिन उतना आना नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये 2 जो हैं ये इनके रूल्स के थ्रू नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा 2 को, ठीक। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नोट डाल के आप लिख लीजिएगा एक 2 चीजों को। तो कभी कभी बेसिकली टेस्ट सीरीज में वगैरह पूछा जाता है, बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत रेयर हैं, बहुत ही रेयर हैं। पहले आता था जब API वगैरह हुआ करती थी तब आता था, लेकिन अभी ये सब सारी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप नोट डालिए, और नोट डाल के क्या है, नोट डाल के आप लिख लीजिए, नोट पहले लिख लीजिएगा सिनोनिम, ठीक है। ये कभी जब आप टेस्ट दोगे, किसी भी टेस्ट सीरीज, कहीं कोचिंग की टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करोगे तो आप अगर
वो दे रहोगे तो वहां पर सिनोनिम्स के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम का मतलब होता है, ये इसका मतलब क्या है, another 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 name of same species और जीनस, मतलब कोई भी स्पीसीज या जीनस है उसका दूसरा नेम। जैसे आपका एक घर का नेम होता है, एक बाहर का नेम होता है, ठीक है। घर का नेम आपका टिंकू पिंकू होगा, कल स्कूल का नेम कुछ और होता है, ठीक है। वहां पर लगा कुछ और नेम है, ठीक है। उसी तरीके से सेम ये ऐसे ही यहाँ पर भी है कि इसका दो नेम होते हैं, कोई भी स्पीसीज है या फिर कोई भी जीनस है उसके दो नेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एल्बिगो कैंटिट, ठीक। एक ये इसी का दूसरा नेम होता है सिस्टोपस कैंडाइडस, ठीक है। सिस्टोपस कैंडाइडस क्या हो जाएगा, एल्बिगो कैंडिड और सिस्टोपस कैंडाइडस, ठीक है। ये आपका क्या है, इसको लिख लो वैलिड नेम, ये आपको हर जगह मिले वैलिड नेम है। और ये इसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। ये वैलिड नेम है और ये आपका सिनोनिम है, ठीक है। ये आपका वैलिड नेम है, ये सिनोनिम है, ठीक है। इसी का मतलब ये एक ही स्पीसीज के नेम है। स्पीसीज देखो कैंडिड कैंडिड, ठीक है। जीनस चेंजे तो दूसरा नेम है उसका, लेकिन स्पीसीज सेम ही है, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो गया, ये बस सिनोनिम हो गया, ठीक है। अब टॉटोनिमिस, तो सिनोनिम। अब इससे क्या आगे एक और या बस याद कर लो बस, फिर ये लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके आगे का जो है अगले लेक्चर में बताएंगे, और उसमें कोशिश रहेगा पूरी, बचा ही कुछ नहीं है आगे, थोड़ा बहुत बचा है वो भी अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसमें कुछ बचा नहीं है, बस जो भी था बस यहीं तक था सब। हाँ लेकिन जो आगे का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें, ठीक है। तो समझा यहीं की भी खत्म हो गई। टाटोनिम, अब टाटोनिम जो होता है, टाटोनिम का मतलब ये है कि नेम नेम ऑफ जीनस नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज आर सेम, मतलब जीनस और स्पीसीज का जो नेम होता है सेम होते हैं। जैसे कि इंडिया में पाया जाता है कोबरा, कोबरा को क्या बोलते हैं, नाजा नाजा बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नाजा 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 नाजा। जीनस स्पीसीज सेम है ना, तो जीनस स्पीसीज सेम है। कोबरा का नाम क्या है, कोबरा का नेम है नाजा नाजा, ठीक है। यहाँ पे जीनस स्पीसीज सेम है। उसके बाद में आते हैं हम रेटस, रेटस यहाँ पर भी क्या है, जीनस और स्पीसीज सेम है। जो आपके घर में आपके जो कापी किताब खा जाता है, आपके कपड़े काट देता है, तो रेटस रेटस, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टाटोनिम। ये बेसिकली एग्जाम में तो पूछ जाने के बहुत चांसेस है, मतलब 0.01% चांसेस हैं, लेकिन ये टेस्ट सीरीज वगैरह में कभी भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए याद कर लो, लिख लो, कभी पढ़ लोगे तो अच्छा ही है, ठीक है। बाकी एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है। अब जो आगे थोड़ा बच्चा है, टेक्सॉन टेक्सोनॉमिक हायरार्की वगैरह सब बच्चा है, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, थैंक यू।